नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर से काफी तनावपूर्ण हो गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए लगातार बयानों के बाद विपक्ष ने सरकार और पार्टी नेतृत्व को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि उर्मिला के बयानों में जिन नेताओं के नाम सामने आए उन पर जांच कराने की बजाय भारतीय जनता पार्टी उन्हें राजनीतिक साजिश बताकर बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा दिए गए बयान महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं और इससे बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई देता है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब बीजेपी के भीतर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो सरकार को इस मामले में तुरंत निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए ताकि प्रदेश की बेटी को न्याय मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की वजह से प्रदेश में जो राजनीति का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। एक महिला जो अपने आप को जिसको खुद उसके पति जो सुरेश राठौर है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे और हमसे रूबरू कराने का उनको कार्य किया था और वो उनकी पत्नी जो आकर के बयान दे रही हैं लाइव में, उन्होंने एक बार गट्टू की बात करी, फिर दूसरे लाइव में गट्टू कौन है, गट्टू का दुष्यंत गौतम जी को गट्टू कहा जाता है ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद ये सारी बातों पे अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती कि सीबीआई जांच गठित करती कि आखिर दुष्यंत गौतम का नाम वो क्यों ले रही है, इस पे जांच होनी चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, तो ये सब तो किया नहीं आपने। ऊपर से महेंद्र भट्ट जी ये कहने लगे कि देखिए हम तो उसको जानते नहीं है, वो तो कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनी बैठी हुई है। तो आपने कहा कि ऐसी महिला के से पे भारतीय कांग्रेस पार्टी भरोसा कर रही है। अब ऐसी महिला ने कल महेंद्र भट्ट जी की ऐसी की तैसी कर दी कि जब उन्होंने बता दिया। और मैं तो कहना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट जी, एक महिला को जिसको आप ज्वालापुर का टिकट ऑफर कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि जी मैं आपको जानता नहीं, तो आपके विषय में उसने ऐसी ऐसी बातें करी है, तो मुझे लगता है अगर आपकी आंखों में जरा सी भी शर्म है तो अपने पद से इस्तीफा देने का कार्य करिए, क्योंकि आप जैसे लोग जो ऐसे पदों पर बैठते हैं, जो महिलाओं को टिकट देने के नाम पे, उनको पद देने के नाम पे इस तरीके का उनके साथ कुकृत्य करने की साजिश करते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को पद पे। इधर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे मौसम करवट लेते हुए दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार 3000 से 3500 से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही 3 दिन बाद तक मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश व बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। तोमर ने यह भी बताया कि अगले 5 दिन प्रदेश के मैदानी इलाके हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल ठंडे साबित हो सकते हैं, जिसमें कोहरा भी देखा जा सकता है और कोल्ड डे की कंडीशन को देखा जा सकता है, जिसके लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, अभी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर जो है राज्य में देखा जा सकता है। तो आज भी हम कुछ जो पहाड़ी जो हमारे जनपद है, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और उसमें कुछ ऊंचाई वाले इलाके हो सकता है कि बागेश्वर में भी, तो वहाँ पे बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकता है। और जो 3500 मीटर, 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे कहीं कहीं पे बर्फ़बारी भी बहुत हल्की से बहुत हल्की बर्फ़बारी हो सकती है। इसके अलावा उसके बाद अगले 3 दिन तक जो है मेनली ड्राई रहने का उम्मीद है प्रदेश में। फिर 30 तारीख से और पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव हो रहा है। इसमें भी हमारे को लेकिन बारिश जो है हल्की से बहुत हल्की बारिश और बर्फ़बारी की आशंका है। वही 4 जो हमारे जो नॉर्थ में जनपद है जो मैंने बताया है, वही जनपद में हमारे को आशंका बन रही है कि बहुत हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फ़बारी है ना, और 3500 मीटर से ऊपर में बर्फ़बारी की ही आशंका होगी।
इधर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवल लगातार सफलता की ओर अग्रसर है। कार्निवल न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, लोक कला और पहाड़ी उत्पादों को भी नई पहचान दिला रहा है। ये बात एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने कार्निवल के दौरान कही। एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना और पहाड़ों की विशिष्ट पहचान को देश विदेश तक पहुंचाना है। उन्होंने ये भी बताया कि कार्निवल में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहरी कलाकारों की भागीदारी से सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं फूड फेस्टिवल के माध्यम से पहाड़ी उत्पादों से बने पारंपरिक व्यंजनों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसे पर्यटकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कार्निवल की दूसरी शाम नगर पालिका प्रांगण में सुर, संगीत और पहाड़ी लोक संस्कृति के रंगों में सराबोर नजर आई। सर्द पहाड़ी हवाओं के बीच आयोजित इस संगीतमय संध्या ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। कार्यक्रम की शुरुआत सूफियाना नाइट से हुई, जिसमें पहाड़ी और सूफी गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। प्रेम, प्रकृति और पहाड़ की आत्मा को दर्शाते गीतों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया, जिसके बाद मिजाज बैंड ने अपने ऊर्जावान संगीत से माहौल में जोश भरा और बैंड की प्रस्तुति पर युवा वर्ग के साथ साथ हर आयु के दर्शक झूमते नजर आए। लगा और हमने लास्ट ईयर भी किया था यहाँ परफॉर्म। लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और अभी आप समय देखेंगे तो 12 बजने वाले हैं, पर सभी लोग अभी बने हुए थे 7 बजे से ही और वेट कर रहे थे कि कब हम लोग आएंगे और परफॉर्म करेंगे। तो सबने बहुत एंजॉय किया, डांस किया और हमें उतना ही मजा आया। आगे के अपकमिंग प्लान्स क्या है आप लोगों के? अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, पहाड़ी फोक है जिसमें हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आएगा सबके बीच। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो पहाड़ के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, पर नॉन पहाड़ी जो है उसको समझ नहीं आ पाता है ना, तो इसलिए हमने फ्यूजन का किया, क्योंकि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज ना, म्यूजिक की कोई भाषा ही नहीं होती है। तो इसलिए हम पहाड़ी फोक के साथ हम अलग अलग, अभी राजस्थानी फोक हमने गाया स्टेज पर पहाड़ी के साथ में, तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि देश विदेश तक और जाए। इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत जगहों पर बाहर के आर्टिस्टों को बुला करके प्रमोट कर रहे होते हैं, पर अपने आर्टिस्टों को उतना प्रमोशन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ हम तो उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के लिए ही काम कर रहे हैं और अभी हम ऑस्ट्रेलिया से होकर आए हैं, तो वहाँ पर भी हमें अप्रिशिएट किया गया है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ हमारे खुद के घर में उत्तराखंड में हमको प्रमोशन मिले, प्रमोट किया जाए, हम परफॉर्म करें, तो बहुत अच्छी बात है। स्थानीय क्योंकि म्यूजिक है, म्यूजिक की ही वजह से जो हमारा यूथ है वो थोड़ा बहुत जान पाता है हमारे कल्चर के बारे में, है ना। और तो क्या है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जो यूथ है, तो वो म्यूजिक के थ्रू जान पाता है अपने आर्ट को, अपने कल्चर को। तो म्यूजिक, अगर यहाँ पर ये पहाड़ी नाइट्स होंगी तो उसके थ्रू जो जनता है वो जानेगी, यूथ जानेगा कि वो ये हमारा म्यूजिक है। क्योंकि म्यूजिक के थ्रू हम कितनी चीजें बोलते हैं, हम हमारे खुद का गाना मंडाण है, उसमें हमने कितनी चीजें कही है कि ढोल दमों के बारे में जिक्र किया है और मेलों के बारे में जिक्र किया है, तो पता चलता है लोगों को सुन के, तो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू। क्या एनर्जी थी यहाँ की और क्या ऑडियंस है, इतनी सुरीली। मैं आउट ऑफ कंट्री जाके परफॉर्म करता हूँ, बहुत जगह जाके परफॉर्म करता हूँ, लेकिन जो मज़ा इंडिया में आता है, जो मसूरी में आता है, वो कहीं नहीं आता। बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो, परफॉर्मेंस तो ऑडियंस बताती है कैसी हुई है। यहाँ की ऑडियंस बहुत सुरीली है और बहुत एनर्जेटिक है। बहुत प्रशासन ने बहुत रूल्स के साथ और बहुत ही हर तरीके से, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, सभी ने बहुत रूल्स के साथ सभी कार्य किया है। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि हमें इस काबिल समझा मसूरी कार्निवाल ने कि हमें मौका दिया यहाँ परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू। हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वेडिंग्स के अंदर परफॉर्म करते हैं और हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट, वेडिंग इवेंट और बहुत सारे हम लोग मैनी कंपनी के लिए परफॉर्म करते हैं। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं यूएसए, फिर वहाँ से स्विट्जरलैंड। तो बस यही अभी प्लानिंग है हमारी। और मैंने ये सच है, अपने देश, और ये तो देवभूमि है, उत्तराखंड तो देवभूमि है। यहाँ पे आके तो दिल के तार परमात्मा से जुड़ते हैं। तो थैंक यू। मैं बस बार थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मजा मुझे आज स्टेज पे आया ना, वो शायद मुझे पिछले कुछ 1 साल में नहीं आया। यहाँ बहुत मजा आया मेरे को। सर, किस तरीके से आप इस पूरे फील्ड में आए, क्या संघर्ष रहा आपका? मैं कोई म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन आदमी की मेहनत और आदमी की लगन उसे उस फील्ड में, उस काम में
आदमी को लाती है। तो मैं बस यही कहूंगा कि मेहनत करते रहें, गाते रहें। आपको 2 लोग सुनेंगे, 2 से 4 सुनेंगे, 4 से 6 सुनेंगे, 6 से 8 सुनेंगे। जिसमें कि पूरे दिन हमारी शुरुआत जैसे आज थोड़ी सी ट्रैकिंग और नेचर के साथ हुई, उसके बाद एक माउंटेन बाइक रैली जो थी वो हमारी देहरादून से चल के मसूरी पहुंची, उसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। उसके अलावा दिन में हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स चलते रहे लगातार, लैंडोर, कंपनी गार्डन, गांधी चौक, गढ़वाल टेरेस, सभी जगहों पे चले। और आज जो हमारी सबसे अवेटिंग होती है कल्चरल नाइट, तो आज हमारा तो पहला प्रोग्राम जो मिजाज बैंड के द्वारा दिया गया है वो बहुत ही अच्छा गया है और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हमारी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है जब भी हम लोग विंटर लाइन में आते हैं, और यहाँ की ऑडियंस बहुत ही प्यार देती है और मतलब बहुत आनंद आया। और बहुत सुरीले लोग हैं यहाँ पर। जब हम लोग गा रहे थे हमारे साथ भी बिल्कुल सुर में वो लोग गा रहे थे, बहुत मजा आता है हमेशा की तरह, और बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जितने भी उत्तराखंड के आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए सरकार को भी, सभी को, मतलब क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन क्या सरकार से, अगर सरकार पे ये वीडियो जा रहा है, सारे कलाकारों के लिए आप लोग सोचें, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 70-80% कलाकार ही हैं जिन्होंने संस्कृति को भी बचा के रखा हुआ है। म्यूजिक इधर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में दूसरे दिन के दौरे पर नैनीताल गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। सीएम धामी ने कीर्तन सभा में प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। इस परिवार ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और दीवारों में चुना कर स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं किया। लोगों को भी इनके बारे में जानना चाहिए। दरअसल बाल वीर दिवस मनाने के पीछे देश के बच्चों को, युवाओं को साहिबजादों के बलिदान से परिचय कराना है। कहा जाता है कि ये दिवस सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों, साहिबजादा जोरावर सिंह 9 साल और साहिबजादा फतेह सिंह 7 साल की अद्वितीय वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। मुगल शासक वजीर खान के अत्याचारों के सामने दोनों बालक धर्म और सत्य से डिगे नहीं और 1705 में सरहिंद में उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान पूरे देश और दुनिया के अंदर हमेशा स्मरण रहेगा। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर धर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया। और ये हमारी नई पीढ़ी पढ़े, आने वाली पीढ़ी, देश और दुनिया के लोग उनके बलिदान को हमेशा स्मरण में रखें। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के बच्चों को भी उनके जीवन चरित्र से, जीवन परिचय से, उनकी बहादुरी से, उनकी शहादत से, वीरता से, पराक्रम से और धर्म के लिए जो उनका समर्पण था उससे वो परिचित हों। ये वीर बाल दिवस घोषित किया है, जिसके कारण से आज पूरे देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी उन साहबजादों का बलिदान चिरस्थायी रूप से आगे बढ़ेगा और उससे प्रेरणा लेकर हमारी नई पीढ़ी भी आगे। इधर थली सेंड इलाके के चाकी सेंट हॉस्पिटल ने 18 महीने बाद डायग्नोस्टिक सर्विस फिर से शुरू कर दी है। चीफ मेडिकल ऑफिसर SM शुक्ला कहते हैं कि जब मैं यहां आया तो मुझे पता चला कि एक एक्सरे मशीन 1.5 साल से बंद पड़ी थी। मैंने तुरंत इंचार्ज से बात की और सेवा को फिर से शुरू करवाया। जब से मैं आया हूँ और मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ पे एक मशीन एक्सरे की अनइंस्टॉल पड़ी हुई है, लगभग 1.5 साल हो गए। मैंने तुरंत, जैसे मेरे संज्ञान में बताया, मैंने तुरंत वहाँ के प्रभारी से बात की तो पता चला कि कंपनी वालों ने 3 फेज बिजली की सप्लाई ना होने के कारण उनको लेटर देके चला गया था। मैंने तुरंत ही और आगे पता लगाया कि थली से प्रभारी जो हमारे हैं उनने कहा सर 4,89,000 का उसने बिजली विभाग ने बजट दे रखा है। मैंने तुरंत उसका पेमेंट करा के विद्युत विभाग को, फिर मैंने उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जेई को लगातार 1 महीने से प्रयास करके 3 फेज लाइन खिंचवाने की व्यवस्था की। आवश्यक केबल्स जो हमें अंदर फिटिंग करनी थी, जो पोल से ट्रांसफार्मर से मीटर तक आनी थी, वो मैंने तुरंत 24 घंटे के अंदर देहरादून से मंगाया
और मैं ये फख्र के साथ कहना चाहूँगा कि चाकू शहर में विद्युत खंभे गड़ गए हैं, ट्रांसफार्मर लग गया है, केबल अस्पताल तक पहुंच गई है, अस्पताल के अंदर इंटरनल फिटिंग हो गई है, हमारी मशीन जो 1.5 साल से बरामदे में पड़ी हुई थी वो भी कमरे के अंदर पहुंच गई है और आज उसमें फर्स्ट एक्सपोजर भी शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी मुद्दा मैं लाया हूँ। इधर श्रीकोट इलाके में अलकनंदा नदी के किनारे गैर कानूनी माइनिंग पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के दिए गए मेमोरेंडम पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनिल गबरयाल ने यह कहा कि अगर ऐसी माइनिंग गतिविधियां जारी रहीं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और HDMI सख्त एक्शन लेंगे। वो हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और ये पक्का करेंगे कि मौके पर ही सही कदम उठा लिए जाएं। करके यथास्थिति उसमें देख लें कि क्या आगे संज्ञान में आया कि इस तरह की खनन की कार्रवाई चल रही है, तो इस संबंध में हम लोग जो हमारे जिला खनन अधिकारी हैं और हमारे SDM हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं कि तत्काल मौके पर जांच करके यथास्थिति उसमें देख लें कि क्या वाकई इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो संबंधित के खिलाफ। तो वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर उठ रहे राजनीतिक भूचाल तथा आरोपों को देखते हुए पूरे मामले पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून और संविधान के दायरे में चलने वाली पार्टी है और उसके कार्यकर्ताओं ने हर समय कानून का सम्मान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस विषय को लेकर विपक्ष बयानबाजी कर रहा है उस मामले में अदालत अपना निर्णय सुना चुकी है, दोषियों को आवश्यक दंड मिल चुका है और वो जेल में है। गैरोला ने स्पष्ट किया कि यदि किसी के पास उस विषय से जुड़े कोई तथ्य या साक्ष्य हैं तो उन्हें राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय कानून का सम्मान करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बिना प्रमाण के आरोप लगाना केवल राजनीति को गर्म करने का प्रयास है जिसका कानून और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून और संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं ने हमेशा कानून और संविधान का पालन किया है और जिस विषय पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं उस विषय का निचली अदालत से उसमें दोषियों को आवश्यक दंड मिल चुका है और दोषी जेल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि किसी के पास भी उससे संबंधित विषय या साक्ष्य हैं, उनको भी कानून का सम्मान करते हुए कानून के दरवाजे पे जाना चाहिए और अगर कुछ है जाना चाहिए, नहीं तो राजनीति में वितंडा करने के लिए। लक्सर फ्लाईओवर गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात विनय त्यागी पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी दबोच लिए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सनी यादव और विनय यादव के रूप में की गई है। खानपुर क्षेत्र के जंगल में गन्ने के खेत से पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। खुलेआम ओवरब्रिज पर फायरिंग करके दहशत फैलाकर माहौल बना रहे थे। तभी सपी देहात शेखर चंद्रा सोयाल के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दोनों आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए गए हैं। घटना के बाद फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश कर रही थी। लक्सर गोलीकांड में अब आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इधर युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर विकास खंड सभागार बेरीनाग में विधायक फकीर राम टमटा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा गंगोली हाट के बेरीनाग में होने वाली विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर विधायक फकीर राम टमटा ने विभागों को दिशा निर्देश जारी किए और अधिक खिलाड़ियों को इसमें प्रतिभाग करने की भी अपील की। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी बसंत पांडे ने यह बताया कि प्रतियोगिता में अंडर 14 वर्ग और 19 वर्ग में आयोजित की जा रही प्रतियोगिता को लेकर तैयारी की जा रही है। गंगोली हाट विधानसभा के 19 न्याय पंचायत प्रतिभाग कर रहे हैं। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरपालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। महाकुंभ की गतिविधि विधानसभा में होना है, हर विधानसभा में होना है। हमारे यहाँ भी आज इसकी तैयारी बैठक की गई है। जगह जगह पर प्रतियोगिता जो है बच्चों के द्वारा कराई जाएगी। फिर एक विधानसभा स्तर पर एक बड़ी
जो खेल महाकुंभ है उसको करा जाएगा और इससे क्या है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं में काफी प्रतिभा छुपी हुई है। इधर हरिद्वार जनपद के कई क्षेत्रों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इंडियन ऑयल की टीम ने गैस सिलेंडरों की नापतोल के लिए सड़कों पर उतरकर सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से कंपनी को घरेलू गैस सिलेंडरों का वजन कम होने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए अलग अलग स्थानों पर डिलीवरी वाहनों को रोककर सिलेंडरों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सिलेंडरों का वजन तौला जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं तक सही मात्रा में गैस पहुंच रही है। इंडियन ऑयल के नोडल अधिकारी मयंक सैनी ने यह बताया कि कंपनी का उद्देश्य ये देखना है कि उनका उत्पाद गोदाम से निकलने के बाद भी गुणवत्ता और सही तोल के साथ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि गोदाम से घरों तक पहुंचने की प्रक्रिया में समय अंतराल रहता है। ऐसे में रास्ते में जहां भी डिलीवरी वाहन मिलता है वहां सिलेंडरों की जांच की जाती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं के हित में आगे भी इसी तरह के जांच अभियान लगातार जारी रहेंगे। चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है घर में गुणवत्ता सहित पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। उसके अंदर जो हम बात करते हैं, कई बार हम अंडरवेट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं तो हमारा जो वेट है वो पूरा है या नहीं है सिलेंडर में, क्योंकि जब हम गोदाम से सिलेंडर निकालते हैं और कस्टमर के यहाँ पहुंचने तक बीच में काफी लंबा समय रहता है। जब सुबह गोदाम से निकलता है, कोई कस्टमर 10 किलोमीटर दूर है तो वहां तक जाने में, तो जहां भी हमें रास्ते में ऐसा कभी मिलता है कोई डिलीवरी व्हीकल, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको चेक किया जाए और उसकी गुणवत्ता जो प्रोडक्ट की है वो पूरी देखी जाए, उसका वेट सही है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास शिकायत करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जितनी भी गैस एजेंसी हैं वहां पर सब जगह हमारा नाम लिखा होता है। जितने भी हमारे पेट्रोल पंप पे भी सब डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारा फील्ड ऑफिसर के नाम से एक कॉलम होता है, उस पर हमारा मोबाइल नंबर लिखा होता है जो आपको 24/7 मिलता है। उसके अलावा हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, हमारा ऐप है, उसको भी आप ऐप के थ्रू भी हमारी कंप्लेन कर सकते हैं। और इवन जो आपके पास जब आप सिलेंडर लेते हैं उसके बाद जो फीडबैक फॉर्म आता है तो उसके थ्रू भी आप हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए, गैस सिलेंडर से लेके कोई भी आपकी अनियमितता हो, कोई भी हो, तो जो भी आपकी जो कस्टमर की सर्विस होती है, देखिए अलग अलग कस्टमर की अलग समस्या हो सकती है। गैस सिलेंडर को लेके जो भी अनियमितता आपकी है उसकी शिकायत आप हमें कर सकते हैं। देखिए सर, उसी के लिए जैसे हमारे ये ड्राइव चला रहे हैं, अगर कभी शिकायत आ जाती है तो हम कोशिश करते हैं कस्टमर से खुद भी बात करते हैं, चेक भी करते हैं जो उसका प्रोसेस पीछे होता है कहीं देख। इधर हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में आज हरिद्वार नगर निगम एवं व्यापार मंडल भगत सिंह चौक के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष साफ सफाई एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान भगत सिंह चौक क्षेत्र में संचालित किया गया, जहां लंबे समय से साफ सफाई एवं अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी। इस अभियान में हरिद्वार नगर निगम के MNA ऋषभ उनियाल एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कुंभ आयोजन के बाद से नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध कब्जे सामने आए हैं, जिन पर नगर निगम समय समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई करता रहा है। और इसी क्रम में आज भगत सिंह चौक क्षेत्र में साफ सफाई के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिलाधिकारी के निर्देशन उस संदर्भ हम लोगों ने चलाया, साथ ही आगे आज जबकि जिलाधिकारी महोदय को आना था, किसी कारण नहीं आ पाए, तो मैंने साथ में और एक हरिद्वार का नंबर हमारा उद्देश्य है और हम करेंगे भी ऐसा। हम यहाँ से हटवाएंगे सब कूड़ा भी, ये भी हटवाना चाह रहे साहब से अनुरोध कर रहे स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि पर्यटन स्थल है, यात्री भी आता है बाहर से। आज ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में आज हमने नगर निगम के साथ और व्यापार मंडल भगत सिंह चौक के साथ एक अभियान चलाया है। भगत सिंह चौक से इसमें हमने साफ सफाई अभियान किया है। अवैध कब्जा नगर निगम समय समय पर अभियान चलाता रहता है और हटा रहता है। भगत सिंह चौक पर भी एक पार्किंग बनी हुई है, उसको लेकर क्या देंगे वहाँ भी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ईमानदारी, निष्ठा और चरित्र ही उनकी पहचान रही है और वो सदैव सत्य और जनहित के मार्ग पर चले हैं। गौतम ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ फर्जी ऑडियो और वीडियो तैयार करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उत्तराखंड के गृह सचिव को पत्र लिखकर इन फर्जी ऑडियो और वीडियो के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधुओं, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाली बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इधर देहरादून में यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। लेंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले संडे बाजार को अब आईएसबीटी के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने ये कहा कि जनहित और शहर की यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है। संडे बाजार के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी, इसीलिए इसे अब शिफ्ट कर दिया गया है। इधर वीर बाल दिवस के अवसर पर लोक भावन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान सिख समुदाय के तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यह कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब और उनके परिवार ने जो बलिदान दिया है वो हम सभी के लिए एक मिसाल है। 4 साहबजादों की शहादत से हमें ये संदेश मिलता है कि एकजुट रहना चाहिए। आज का दिन वीर बाल दिवस अपने आप में बिल्कुल अलग है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे सिख कौम की तरफ से, पूरे गुरु नानक नाम लेवा की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से कि आपने हमको प्रेरणा के लिए आज के दिन को आपने वीर बाल दिवस आज का ये हम सेलिब्रेट करने का एक अवसर दिया है। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर जो 4 साहिबजादे, जो गुरु गोविंद सिंह जी, जो 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी है, उनकी जो सुप्रीम सेक्रीफाइस था उसको हमने सेलिब्रेट किया। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशों पर प्रदेश में आम जनमानस को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा जन सामान्य की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन जनपद रुद्रप्रयाग की 27 न्याय पंचायतों में भी चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में विकास खंड अगस्त्य मुनि की न्याय पंचायत मैकोटी के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज मैकोटी में बहुउद्देशीय शिविर प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने विभागीय स्टॉलों के माध्यम से लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। आज ये मैकोटी इंटर कॉलेज में जो बहु शिविर लगा हुआ है उसमें हमारी बहुत सारी समस्याओं को रखा हमने और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय जी हैं उनके समक्ष हमने बहुत सारी समस्याओं को रखा और हमें ये आश्वासन दिया कि आपकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इस कार्यक्रम का वो हम सीधे सीधे इन कैंप्स के माध्यम से देख रहे हैं कि वो धरातल पे उतर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने भी पूरे जनपद रुद्रप्रयाग में 27 न्याय पंचायतों में कैंप्स का रोस्टर बनाया है और अभी ये हमारा 5वां कैंप है जो आज हमने मैकोटी न्याय पंचायत में यहाँ पे हमने सेटअप किया था। इधर वीर बाल दिवस के अवसर पर देहरादून के आड़त बाजार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्रद्धा और सम्मान से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर गुरु घर में माथा टेका और साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें ये स्मरण कराता है कि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई आयु बाधा नहीं होती।
देखिए, मैं सबसे पहले तो गुरु घर को प्रणाम करता हूँ और जो वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये हमारे इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसको इतिहास से गायब रखा गया, इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहबजादों को, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में जिस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया है। देश और दुनिया के सामने लाकर सच में उनको सही सम्मान देने का काम किया है। और राज्य के अंदर हम आज के दिन पूरे सभी जनपदों में, सभी प्रमुख स्थानों में आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों को, कर्णधारों को, भविष्य के जो कर्णधार हैं उनको राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, समाज के लिए, धर्म के लिए और संस्कार की रक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। सच्चे मार्ग पर और अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चित रूप से साहबजादों के जीवन परिचय से उनको प्रेरणा मिलेगी। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।